वसंत आया कविता रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में रघुवीर सहाय बताते हैं कि कैसे आज का जो मनुष्य है वो प्रकृति से इतना दूर हो गया है कि वो वसंत जैसे लुभावने मौसम का पता भी कैलेंडर और कविताओं के माध्यम से लगाता है। मतलब कि उसको वास्तविक जो मौसम है उसका एहसास कहीं दूर रह गया है, क्योंकि वो प्रकृति से बहुत दूर चला आया है। अब प्रकृति उसके लिए जानने की चीज़ तो है पर महसूस करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो अपने गांव छोड़ कर के किसी बड़े शहर में रह कर के कोई नौकरी कर रहा है। और ऐसे में उसे वसंत का सिर्फ अनुमान लग पाता है। वसंत कैसा दिखता है, वसंत कैसा होता है, ये सब उसने किताबों कहानियों में या कविताओं में पढ़ा है। और इसी का जिक्र करती है ये कविता वसंत आया। तो पढ़ते हैं इस कविता को। जैसे वहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। कवि रघुवीर सहाय कहते हैं कि जैसे मेरी बहन कहती थी, बड़ी बहन कहती थी, वैसे ही मैंने देखा कि किसी बंगले के किसी तरु, तरु माने पेड़, यहाँ अशोक का पेड़ मेंशन किया हुआ है, किसी पेड़ पर कोई चिड़िया कूकी, किसी चिड़िया के कूकने की आवाज़ आई। और साथ ही साथ क्या हुआ, अगली लाइन में देखेंगे कि चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्ते। और क्या हुआ मेरे साथ कि जो चलती सड़क के किनारे लाल बजरी का जो फुटपाथ होता है उस पर मेरे पैरों के तले ऊंचे तरवर से गिरे, यानी ऊंचे पेड़ से गिरे हुए बड़े बड़े पीले पत्ते, जो पीले पड़ करके पत्ते गिर जाते हैं, वो मेरे पांव तले चुरमुराए। चुरमुराए मतलब उनकी चुरमुराने की आवाज आई। तो ये कवि बता रहा है कि किस तरीके से उसको ये अनुमान हो रहा था कि कुछ मौसम में बदलाव हो रहा है, पर क्या हो रहा है वो आगे बताएगा। और वो कहता है कि आगे मुझे क्या लगा जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया है। और आगे कवि कहता है कि पहले तो मुझे ये लगा, मैंने एक बंगले के अंदर से एक चिड़िया की आवाज़ सुनी, फिर मैंने देखा कि एक ऊंचे पेड़ से गिरे हुए पीले कलर के जो पत्ते थे वो मेरे पैरों के नीचे चुरमुराए, और मैं जब लाल बजरी पर चल रहा था। और फिर जब वो कहता है कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। और सुबह 6 बजे जब मैं ये निकला अपने घर से तो मैंने देखा कि हवा में एक गर्माहट आने लगी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्म पानी से नहा करके आई हो, और वो बहुत मेरे चारों तरफ फिरी, इधर उधर घूमी और आकर के वो आगे निकल गई। अच्छा, यहाँ ध्यान देंगे इस वाली पंक्ति में जहाँ ये बात कह रहे हैं कवि कि गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हवा जो है वो व्यक्ति या किसी अन्य मनुष्य की तरह नहा करके यहाँ कवि ने उसकी कल्पना की है। और आगे लेखक कहता है कि ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते, और इस तरह जब मैं फुटपाथ पर चल रहा था तब मुझे पता लगा कि वसंत आ गया है। यानी कि वसंत का एहसास जो एक आम व्यक्ति को वसंत को महसूस करके होता है, वो यहाँ महसूस करके नहीं हो रहा, बल्कि कुछ इंडिकेशंस से हो रहा है। 2-3 चीज़ें उसने महसूस करी, उनके आधार पर उसने अनुमान लगाया कि बसंत आ गया है। और ये उससे कन्फर्म क्यों हुआ, क्योंकि आगे वो कहते हैं और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। और मुझे ये कैलेंडर से भी मालूम था कि अमुक दिन यानी फलाने दिन, अमुक वार यानी फलाने वार पर, यानी सोमवार मंगलवार को मदन महीने मतलब बसंत के महीने की पंचमी होगी, यानी बसंत पंचमी होगी। और इस बात का प्रमाण भी था क्योंकि दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और दफ्तर में छुट्टी थी तो इस बात का भी प्रमाण था कि ये दिन बसंत पंचमी का दिन है, और इससे ये सब साबित हो रहा था कि बसंत आ गया है। तो इस पहले जो पैराग्राफ में हमको एक बात समझ में आई कि लेखक के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो बसंत का मालूम भी जो उसको हो रहा है वो कुछ ऐसे तरीकों से हो रहा है जो बहुत सामान्य नहीं नज़र आते, जो उसने पढ़े हैं, अपनी बहन से सुने हैं, कुछ उसने कैलेंडर में देखा है, उससे वो पता कर पा रहा है कि बसंत आया है। मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जिससे आसान हो जाएगा।
जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। जैसे मेरी बड़ी बहन ने बताया था, वैसे ही किसी बंगले, किसी बड़े घर के किसी बड़े पेड़ पर कोई चिड़िया की मुझे आवाज़ सुनाई दी। चलती सड़क के किनारे लाल लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्ते। और जब मैं चलती हुई सड़क के किनारे लाल बजरी पर फुटपाथ पर चल रहा था तो ऊंचे किसी पेड़ से बड़े बड़े पीले पत्ते जो गिरे थे वो मेरे पांव तले चुरमुराने की आवाज़ आई। और इसके अलावा क्या हुआ कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। और मुझे सुबह 6 बजे ऐसा लगा कि हवा जो है वो गर्म पानी से नहा करके आई हो, मतलब हवा में मुझे गर्माहट महसूस हुई। वो मेरे चारों तरफ आकर के उसने मुझे अपना एहसास दिया और फिर वो आकर के आगे चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। और इन सब बातों से मुझे कल फुटपाथ पर चलते चलते पता चला कि बसंत आ गया है। और आगे वो कहता है कि और ये कैलेंडर से मालूम था, और मुझे ये कैलेंडर से भी मालूम था कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, के फलाने दिन पर जाकर के बसंत पंचमी का दिन पड़ रहा है। और दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और दफ्तर में छुट्टी भी थी तो इस बात का भी प्रमाण था कि बसंत आ ही गया है, क्योंकि बसंत पंचमी की छुट्टी थी। तो एक तरीके से ये बात बता रहे हैं कि मनुष्य प्रकृति से कितना दूर हो गया है, वो कितना यांत्रिक हो गया है कि उसको प्रकृति की घटनाओं का पता कैलेंडर से पता चल रहा है या कुछ संकेतों से पता चल रहा है, वो सीधे तौर पे बसंत को महसूस नहीं कर पा रहा। यदि इस पहले पैराग्राफ की हम विशेष की बात करें तो हमें पता है कि चूंकि रघुवीर सहाय आधुनिक युग के कवि हैं, तो ऐसे में उनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं विशेष में यहाँ पर स्क्रीन पर कि भाषा खड़ी बोली है। हालांकि हम पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि भाषा बहुत सरल है, सहज है और काव्यात्मक है, क्योंकि पढ़ने में बहुत आसान भी है। एक मैंने पहले ही बता दिया था कि मानवीकरण अलंकार है, गर्म पानी से नहाई हुई खिली हुई हवा आई, जो एक पंक्ति आई थी। इसके अलावा 2 जगह 3 जगह आप देखेंगे कि बड़े बड़े और चलते चलते शब्द आए। देखें आप ऊपर की तरफ आ जाते हैं तब देख लेंगे। आप देखें बड़े बड़े पेराए पत्ते, ये एक पंक्ति बीच में दिखाई दे रही है, बड़े बड़े पेराए पत्ते। और इसके अलावा अंतिम लाइन यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर था कि ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते, तो चलते 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 और बड़े बड़े। देखिए जब एक ही शब्द कई बार प्रयोग हो पर उसका अर्थ समान रहे तब उसमें होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति मतलब बार बार, उक्ति माने बोलना, पुनः माने बार बार, उक्ति माने बोलना, प्रकाश माने चमक। यानी किसी शब्द के बार बार प्रयोग से जब किसी कविता में सिर्फ चमक पैदा होती है, यानी अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। इसलिए चलते 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 में भी पुनरुक्ति प्रकाश है और बड़े बड़े पेराए पत्ते में भी पुनरुक्ति प्रकाश है। इसके अलावा एक पंक्ति में यहाँ बताऊँ आपको, जो कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। इस वाली पंक्ति में एक तरफ तो मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि गर्म पानी से नहा करके जो है वो हवा आ रही है। दूसरा, हवा आई फिरकी सी, हवा आई फिरकी सी, किससे तुलना हो रही है? हवा की फिरकी से। फिरकी जो हम बच्चे घुमाते हैं उससे इसकी तुलना हो रही है। तो जब भी तुलना होती है तो 3 ही अलंकार होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। रूपक में तो सीधी सीधी तुलना हो जाती है, उत्प्रेक्षा में ज्यों त्यों जानो मानो के माध्यम से तुलना होती है। बाकी किसी भी अन्य शब्द से यदि कोई तुलना करी जा रही है तो उसमें उपमा होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा, क्योंकि हवा आई फिरकी सी, सी से तुलना हो रही है। सी मतलब उसके जैसी, किसके जैसी? फिरकी जैसी। तो ये इसके विशेष हो गए, इस पर आपने ध्यान दिया। बाकी आपको ये नोट्स में मिल जाएंगे, नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इनको आसानी से याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 5वां एक बिंदु है कि मुक्त छंद है। मुक्त छंद क्यों है? जब किसी कविता में कोई छंद ही ना बने और छंद की अवधारणा टूट रही हो पूरी तरीके से, तो वहाँ मुक्त छंद लिख देते हैं, क्योंकि छंद से वो मुक्त है। और आगे है कि कविता में दृश्य बिंब है, तो आप देख रहे हैं कि कवि जो भी महसूस कर रहा है उसका एक दृश्य आंखों के आगे हमारे बन रहा है, तो वो बिंब यानी कि इमेज। तो वो जब किसी कविता को पढ़ कर के हमें उसकी इमेज बने हमारे दिमाग में, तो उसमें दृश्य बिंब होता है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि ऊपर वाले पूरे पैराग्राफ में दृश्य बिंब हमें दिखाई देता है। चलिए कविता आगे की तरफ पढ़ते हैं। आगे क्या होता है? आगे लेखक कहता है कि और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। आगे लेखक कहता है कि देखो, मैंने
बसंत को वैसे तो महसूस नहीं किया जैसे महसूस किया जाता है, क्योंकि महसूस करने के लिए आपको वो सारी घटनाएं देखनी होती हैं जो बसंत में होती हैं। पर मैं कविताएं पढ़ता रहा हूँ, और कविताओं में मैंने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं जो ढाक के जंगल होते हैं वो दहर दहर दहकेंगे, मतलब वो ऐसे हो जाएंगे, उनके पत्ते जैसे उनमें किसी ने आग लगा दी हो। इस तरह का हो जाता है बसंत में ढाक के जंगलों का हाल। ये मैंने कविताओं में पढ़ा है, देखा नहीं है खुद जा कर के आंखों में। अच्छा, ध्यान देंगे, दहर दहर 2 बार आया है, चमक बढ़ाने के लिए आया है, तो कौन सा अलंकार होगा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे वो कहता है, मैंने कविताओं से ही जाना है कि आम बौर आवेंगे, और मुझे ये भी पता है कि बसंत के मौसम में जो आम के पेड़ हैं उस पे बौर यानी कि नया जो फल है वो आना शुरू हो जाता है। और मैंने कविताओं में ही पढ़ा है कि रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होंगे यशस्वी। और मैंने कविताओं में पढ़ा है कि जो दूर विदेश के नंदनवन यानी सुंदर सुंदर जो वन हैं वो अपने रंग की वजह से, रस यानी और गंध की वजह से, यानी जो बसंत में उन पर जो इतनी हरियाली आएगी, रंग उनका सुंदर हो जाएगा, रस उसमें फलों में आ जाएगा, गंध इतनी सुंदर होगी, उसकी वजह से वो यशस्वी होंगे, यानी उनका चारों तरफ नाम होगा, उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। ये सब कवि कह रहा है कि ये सब मैंने कविताओं में पढ़ा है, महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि कभी मैं बड़े शहरों से गांव में प्रकृति पहाड़ों पर कभी गया ही नहीं, तो मैंने वो जंगल देखे नहीं है, बस मैंने उनको कविताओं में पढ़ा है। आगे वो कहते हैं कि मैंने ये भी देखा है कि मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। और मुझे ये भी पता है कि बसंत के मौसम में जो मधुमस्त पिक भौरे हैं, जो मधु मतलब कि शहद के लिए जो भौरे और जो तरह तरह के कीड़े और तितलियां हैं, वो अपना कृतित्व और अभ्यास करके दिखाएंगे, मतलब नई नई रचनाएं करेंगे, नया नया तरीके से अभ्यास करके दिखाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये फूलों के चारों तरफ वो आपको मंडराते हुए दिखाई देंगे, ऐसा भी लेखक आगे कहते हैं। और अंत में लेखक एक दुख को जताते हैं कि यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। मुझे सब मालूम है कि वसंत कैसे आता है, वसंत में क्या क्या आता है, बस सिर्फ एक बात नहीं मालूम थी या मालूम है कि मैं इस तरीके से बसंत के बारे में जानूंगा। मतलब मुझे इस बसंत के दिन की जानकारी जो हुई है वो इन तरीकों से हुई है कि मैंने कविताओं में पढ़ा है, मैंने कैलेंडर में देखा है, मैंने या फिर कोयल को कूकते हुए देख लिया, या मैंने पीले पत्तों के ऊपर उनकी आवाज़ सुन ली चुरमुराते हुए। इन सब से मुझे वसंत का ज्ञान हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, वसंत का ज्ञान तो मुझे यूँ होना चाहिए था कि मैं वसंत को वास्तव में जाकर के महसूस कर पाता। ये कविता असल में, मैं फिर से ध्यान दिला दूं कि इस बात पर बहुत जोर दे रही है कि मनुष्य किस प्रकार से एक यांत्रिक, एक मैकेनिकल जीवन जी रहा है, जिसमें वो प्रकृति से बहुत दूर चला गया है, और प्रकृति उसके लिए सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं रह गई, सिर्फ जानकारी की चीज़ रह गई है। मतलब उसको ये तो पता है कि इस मौसम में क्या होता है, उस मौसम में क्या होता है, लेकिन जो महसूस करने की बात है वो उससे बहुत दूर छूट गई है। चलिए इसके भी हम विशेष पर बात कर लेते हैं। विशेष की बात करें तो पहला बिंदु वही है जो पहले था कि भाषा सरल है, सहज है और काव्यात्मक है। दूसरा बिंदु खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि पहले भी था, दूसरा बिंदु है। आपने देखा दहर दहर आया है, दहर दहर दहकेंगे ढाक के जंगल, और अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। तो ये 2 बार जो शब्द यूज हुए हैं और दोनों बार इनका अर्थ जो है वो समान है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कई जगह आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार आया है, वो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, जहाँ एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है। और मुक्त छंद है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि छंद मुक्त है, और बिंब फिर से यहाँ पर दृश्य बिंब है। तो नोट्स आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दूसरा, आप एक बात जरूर याद रखें, जब भी प्रश्न आता है व्याख्या करने के लिए, जैसे आपके सामने ये पंक्तियाँ दे दी जाती हैं, तो आप सिर्फ सीधे व्याख्या नहीं करेंगे पेपर में, आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि ये आपके किताब अंतरा भाग 2 से ली गई है, जिसके लेखक का नाम है रघुवीर सहाय, कविता का नाम है वसंत आया। और फिर आप प्रसंग बताएंगे कि इसमें क्या बात की गई है। तो आप दोनों ही प्रसंग में बात बता सकते हैं कि लेखक इसमें ये बता रहा है कि कैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होकर के उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा है। प्रकृति से दूर हो गया है, लेकिन सिर्फ उसकी जानकारी वो कैलेंडर से कर रहा है या फिर कविताओं से कर रहा है। तो ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं, एक लाइन में प्रसंग में हमको ये बताना होता है कि कविता में क्या बात
की गई है। फिर आप व्याख्या कर दीजिए, व्याख्या मतलब कि जो भी अर्थ आपको बताया गया है लाइन बाई लाइन आप उसको लिखिए। और विशेष में 6-7 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आप 4-5 पॉइंट भी लिखाएंगे तो आपका उत्तर 6 नंबर लायक हो जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखें, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने का भी पूरा ध्यान रखें। थैंक यू।